कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा होते हैं। युवा शक्ति ही देश को प्रगति और विकास के मार्ग पर ले जाती है। यदि कोई एक शब्द राष्ट्र निर्माण के स्तंभ के रूप में बार बार उभरता है तो वो है युवा शक्ति। युवा देश की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक आकांक्षाओं की आधारशिला रखता है। लेकिन जब वही युवा सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे, आगजनी करने लगे, तो फिर उस देश को जलने से कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश जेन जी ने जलाया। जी हां, इन दिनों नेपाल की सड़कों पर विद्रोह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूरा नेपाल जल उठा है। इस बार आंदोलन की बागडोर युवाओं ने अपने हाथों में संभाल रखी है। सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने से रोका, युवा सड़क पर उतरकर रियल सवाल पूछने लगे, भ्रष्टाचार की बात करने लगे, नौकरी कहाँ है वाला सवाल खड़ा करने लगे। लिहाजा सरकार को सेना उतारनी पड़ी है, कर्फ्यू लगाना पड़ा। आपको बता दें कि जेन जी का मतलब होता है 1995 के बाद पैदा हुए लोगों से है, जो अब 18 से 30 साल के बीच के युवा हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं। वो डिजिटल नागरिक हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवगत हैं, न्याय और समानता क्यों जरूरी है उसके प्रति सचेत हैं। आपको बता दें कि 8 सितंबर को शुरू हुए खूनी संघर्ष के सामने झुकते हुए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटा दिया है। फिर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नेपाल में भड़के विरोध प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत के बाद सोशल मीडिया पर लगी रोक हटा दी गई है। बावजूद इसके देश में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विरोध की आग में कई मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल के 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पडौले शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों के डर के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा मध्य, लुम्बिनी, गंडकी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के कई मुख्यमंत्री दफ्तर प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ गए। राजधानी और विभिन्न प्रदेशों में प्रदर्शनकारी पथराव और घेराव कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हिंसा और अस्थिरता के बीच राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी उनके कार्यालय सिंह दरबार में भी प्रवेश कर गए। यहां तक कि संसद को भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जे में ले लिया। संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया है। संसद पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता का पता चल रहा है। सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार से परेशान जेन जी प्रदर्शनकारी मंत्रियों के आवास को निशाना बना रहे हैं, सरकारी आवासों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और खबर है कि नेताओं के घरों पर कब्जा भी किया जा रहा है। जेन जी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ पडौल को घर को भी नहीं बख्शा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें राष्ट्रपति के निजी आवास से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं। एक अन्य वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसे हुए हैं और सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी दीवार पर लगी राष्ट्रपति की तस्वीर को उतार कर ले जाता दिख रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर में सीपीएन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के निवास पर हमला कर उनके घर को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री के आवास से काला धुआं निकल रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता और नेपाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने देउवा निवास में आगजनी की और वहां खड़ी आधे दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सरकार की नीतियों से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में आगजनी की। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंत्री के आवास को निशाना बनाया है। आगजनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मंत्री के घर के बाहर आग जल रही है। नेपाल के युवा मंत्रियों के घरों को निशाना बना ही रहे हैं।
साथ ही वो सार्वजनिक संपत्ति पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी सड़कों पर आगजनी करते और गुस्से में चिलकते दिख रहे हैं। नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच झापा जिले के विराट मोड़ के कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शनों के बीच काठमांडू स्थित हिल्टन होटल प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बन गया। भीड़ ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह होटल नेपाल के एक राजनीतिक नेता की संपत्ति है। नेपाल में हालात बिगड़ने के बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। मंत्रियों को उनके आधिकारिक आवासों से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट लाया जा रहा है। 5 हेलीकॉप्टरों के जरिए मंत्रियों को सुरक्षित निकाला गया। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूर सड़क से धुआं उठ रहा है और सेना के जवान चुपचाप बेबस खड़े बस देख रहे हैं। वो आगजनी करते प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। नेपाल में जारी आंदोलन को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिल गया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया है। वही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह कैसे खड़ा हुआ और प्रदर्शनकारी संसद में कैसे घुस गए। एक साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मंत्रियों को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल इस विद्रोह की नींव 25 अगस्त को रखी गई, जब नेपाल सरकार ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को 7 दिन में अपने देश में पंजीकरण कराने का फरमान जारी किया। इसका उद्देश्य था प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉनिटरिंग और देश के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। हालांकि अधिकांश सोशल मीडिया कंपनियां इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद सरकार ने 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। साथ ही इंटरनेट की गति को भी काफी धीमा कर दिया। बैन लगाने के बाद से ही नेपाल में जनता, खासकर जनरेशन जी और युवा वर्ग में नाराजगी का माहौल बन गया। अब सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए नेपाल के युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नेताओं की आलीशान जिंदगी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नेपाल के न्यूज पोर्टल्स के अनुसार 5 और 6 सितंबर को सोशल मीडिया पर नेपो किड और नेपो चाइल्ड जैसे हैशटैग तेजी से वायरल होने लगे। लोग नेताओं के बच्चों की महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, विदेश छुट्टियां आदि तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट दिखने लगे जिनमें नेताओं के बच्चों की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा था और उनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के चलते ही युवा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंस और कुछ विपक्षी नेताओं ने 7 सितंबर को नो मोर करप्शन और वेकअप चैलेंज हैशटैग के जरिए 8 सितंबर को संसद के पास बानेश्वर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। इतना असर हुआ कि 8 सितंबर को बड़ी संख्या में लोग संसद के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना गंभीर हो गया कि इसमें 19 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीएम समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल सरकार ने अगले दिन यानी 9 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर बैन लगाने के विरोध के साथ ही नेताओं के भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। अब उनका उद्देश्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जवाबदेही की मांग करना है। उन्होंने नेताओं के बच्चे की विलासिता और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को उजागर करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। इस पर अब कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दरअसल नेपाल का लोकतंत्र रेत पर बने घर की तरह है, जो डामाडोल, अस्थिर और राजनीतिक अवसरवाद की हवाओं द्वारा लगातार आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल के राजनीतिक शास्त्री लोकराज बारल का यह कथन हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से सुंदर देश के लिए कभी अनुयुक्त नहीं होगा। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का लंबा और हिंसक इतिहास है। काठमांडू की गलियों में बीते 2 दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की परछाई आज साफ दिखाई देती है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसने 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र बलों का आंदोलन शुरू किया था। फिर 10 सालों की हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा। इसके बाद माओवादियों की सरकार बनी। क्रांति की आस में
खून खराबा और बराबरी के लिए लंबी दुश्वारियां सहने वाली नेपाली जनता को अब उम्मीद नजर आई। इसके बाद नेपाल ने 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। फिर आज नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया, लिहाजा लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया। लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा है और राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। 1996 में शुरू हुए माओवादी विद्रोह नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन का दावा था कि यह सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलकर देश को न्यायपूर्ण और बराबरी वाला बनाने का संघर्ष है। माओवादियों के अनुसार यह आंदोलन राजशाही के खिलाफ था। इस आंदोलन में हजारों जाने गई, गांव-गांव में विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ और आखिरकार शांति समझौते के साथ माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में आए। माओवादी ने लोकतंत्र और नए संविधान का वादा किया, जिसने ग्रामीण इलाकों में व्यापक समर्थन हासिल किया। 10 साल तक चले इस गृह युद्ध में 16,000 से अधिक लोग मारे गए और 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत हुआ। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। नेपाल में 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई, लेकिन 2006 में मुकम्मल हुई क्रांति से जनता के हाल कितने बदले, 2 दशकों बाद सवाल वही है। दरअसल नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताओं जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सत्ता हासिल तो की, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया। नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए तिकड़मबाजी में उलझ गए। जनता को किया गया समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। आज लोग कहते हैं कि माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं। नेपाल की क्रांति पर किताब लिखने वाले पत्रकार आदित्य अधिकारी ने अपनी किताब द बुलेट एंड द बैलेट बॉक्स, द स्टोरी ऑफ नेपाल्स माओइस्ट रिवोल्यूशन में लिखा है कि नेपाल की पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले माओवादी नेता पहली बार जब काठमांडू आए तो वो वैसी ही जगहों पर वैसी ही सुविधाओं में रहते थे जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने विलासिता का स्वाद चखा, जो ऐसे सर्वहार नेताओं के लिए नैतिक रूप से उचित नहीं थी। प्रचंड का नया घर, उनकी कार, उनकी घड़ियां, उनके बेडरूम की कहानियां मीडिया में छपने लगी। आदित्य अधिकारी लिखते हैं कि हालांकि बाबूराम भट्टराई को सिद्धांत पसंद माना जाता था, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि उनकी पत्नी हिसिला यामिनी ने उनके प्रधानमंत्री रहते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। पूरे देश में स्थानीय माओवादी नेता प्रभावी हो रहे थे। वो अब देश भर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ठेके ले रहे थे। नेपाल में राजनीतिक कितनी अस्थिर रही, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। फिर 2006 में से 2025 तक नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले हैं। इस दौरान पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, बाबूराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउवाबा कद्दावर नाम है, जिन्होंने देश की सत्ता संभाली। और 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल ने लोकतंत्र की राह पकड़ी, लेकिन यह राह स्थिरता से कोसों दूर रही। 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की होड़, भ्रष्टाचार और वैचारिक टकराव ने लोकतंत्र को एक कंफ्यूज प्रयोग बना दिया है। लोकतंत्र के इस दौर में जनता की उम्मीदें बार बार टूटी है। विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति न के बराबर रही है। भ्रष्टाचार के बड़े बड़े घोटालों ने सत्ताधारी दलों के प्रति अविश्वास को और गहरा किया। नेपाली छात्र कांग्रेस के नेता दिवाकर पांडे कहते हैं कि लोकतंत्र के समय जो विकास और सुधार के वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लोग निराश हैं और यह निराशा ही आज के आंदोलन को जन्म दे रही है। जनता को लगता है कि लोकतंत्र केवल नेताओं के लिए सत्ता का खेल बन गया है, जिसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। विश्व बैंक और अन्य स्रोतों के अनुसार नेपाल दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश है। 2024 में नेपाल के प्रति व्यक्ति की आय लगभग 1381 अमेरिकी डॉलर थी। 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति की आय
$2,878 अमेरिकी डॉलर है, जो नेपाल से लगभग दोगुनी है। लोकतंत्र से निराशा के बीच नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है। 2024 में काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों लोग राजा वापस आओ देश बचाओ के नारे के साथ सड़कों पर उतरे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जिन्होंने 2008 में सत्ता से हटाया गया था, एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके समर्थकों का मानना है कि राजशाही के दौर से कम स्थिरता तो थी और भ्रष्टाचार आज की तुलना में कम था। ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में एक वर्ग आज भी मानता है कि राजशाही के दौर में सुरक्षा और स्थिरता थी। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी, जो संविधान, राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। नेपाल के पत्रकार और लेखक कनक मणि दीक्षित कहते हैं कि राजशाही का भूत अभी भी नेपाल को परेशान करता है, इसलिए नहीं कि वह आदर्श थी, बल्कि इसलिए कि लोकतंत्र विफल रहा। नेपाल अपने अतीत से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण यहाँ के नेताओं की राजनीति में गहरी असहमति और अवसरवाद है। लाल क्रांति ने जिस नए समाज का सपना दिखाया था, उसका कोई ठोस खाका आज तक नहीं बना। लोकतंत्र ने स्थिरता और विकास नहीं दिया और राजशाही का विकल्प भी व्यवहारिक नहीं है। यानी नेपाल तीन ध्रुवों के बीच अटका हुआ है। एक ऐसी अधूरी क्रांति जिसने व्यवस्था को बदला नहीं, एक ऐसा लोकतंत्र जिस दिशा में और स्थिरता नहीं मिली, एक ऐसी राजशाही जो खत्म होकर भी बार बार विकल्प के रूप में लौट आती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।